साल 1996 बेयर ग्रिल्स 16,000 फीट की ऊंचाई पर थे। सामने प्लेन के दरवाजे पर रेड लाइट ऑन थी। तभी अचानक से लाइट ग्रीन हो जाती है। एक आदमी प्लेन का दरवाजा खोलता है और जोर जोर से चिल्लाता है, गो गो गो। एक एक करके बेयर के सारे फ्रेंड्स नीचे जम कर जाते हैं। बेयर थोड़े स्ट्रेस में थे और इनके पैरों पर क्रैब्स पड़ गए थे, बट फिर भी बेयर नीचे देखते हैं और एक लंबी सांस लेते हैं। वो भी अपने पैराशूट के साथ नीचे जम कर जाते हैं। 1996 में बेयर अपने आर्मी के फ्रेंड्स के साथ अफ्रीका में छुट्टियां मना रहे थे और जिम्बाब्वे में वो स्काई डाइविंग करने आए थे। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, बट तभी बेयर के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। प्लेन से जंप करते ही बेयर 200 किलोमीटर पर आरके की स्पीड से नीचे गिरे थे। 15,000 फीट, 10,000 फीट, 5,000 फीट, कुछ ही सेकंड्स के बाद बेयर जमीन में सिर्फ 3,000 फीट पर ऊपर और फाइनल, और वो अपना पैराशूट ओपन करते हैं। बट पैराशूट खोलने के बाद बेयर की स्पीड कम नहीं होती और वो तेजी से नीचे गिर जाते हैं। बेयर ने मन ही मन में सोचा, मेरे नीचे गिरने की स्पीड कम क्यों नहीं हो रही, ये तो बहुत अजीब है। तभी बेयर की नज़र ऊपर अपने पैराशूट पर जाती है और ऊपर इन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसकी वजह से वो पूरी तरह पैनिक में आ जाते हैं। बेयर का पैराशूट ठीक से हवा में नहीं खुला था और इसकी रस्सियां बुरे तरीके से उलझ चुकी थी, जिसकी वजह से बेयर की स्पीड कम नहीं हो रही थी और वो तेजी से नीचे गिरे। बेयर ने पैराशूट को सीधा करना चाहा, बट इसमें वो फेल हो गए थे। नीचे की जमीन अभी ने साफ साफ दिख रही थी और कुछ ही सेकंड्स में ये नीचे क्रैश करने वाले थे। बेयर अब और डर गए थे और वो जमीन के काफी पास थे। उन्होंने अपना रिजर्व पैराशूट ओपन करना चाहा, बट अब तक काफी देर हो चुकी थी। 16,000 फीट की ऊंचाई से बेयर सीधे नीचे जमीन पर क्रैश हो गए। इनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो जमीन से एक पुतले की तरह बाउंस होकर दूर जा गिरे और इनके चारों तरफ मिट्टी के धुएं का बादल सा बन गया। बेयर डायरेक्टली अपनी पीठ पर गिरे थे और ये क्रैश इतना तेज था कि इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इनकी रीढ़ की हड्डी पर पत्थर घुसा दिया। बेयर ने खड़े होने की कोशिश की और दर्द इतना तेज था कि वो जमीन पर ठीक से रेंग भी नहीं पा रहे थे। बेयर दर्द से रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, मगर इनके चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान। कुछ ही घंटों बाद बेयर के फ्रेंड्स वहां आ गए और एक कार में इन्हें डाला जाता है और इन्हें पास के एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। बेयर कहते हैं कि मेरी दर्द इतनी तेज बढ़ चुकी थी कि मैं दर्द से झटपटा रहा था और बार बार बेहोश हो रहा था। हॉस्पिटल में पहुंचने में डॉक्टर ने जब मुझे इंजेक्शन लगाया तब जाकर ये दर्द कम हुई। अगली बार जब बेयर को होश आया तो वो एयरपोर्ट के 1 वे पर थे। इन्हें स्ट्रेचर पर लेटाकर वापस फ्लाइट से यूके भेजा जा रहा था। बेयर बिल्कुल अकेले थे और बार बार अपने आप को देखकर कोस रहे थे, उन्हें कितनी बड़ी गलती कर दी, सब कुछ खत्म हो गया। वापस यूके पहुंचते ही बेयर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहां इनका एक्सरे होता है और डॉक्टर इनसे आकर कहते हैं, बेयर तुम्हारी स्पाइन की 3 मेन हड्डियां T8, T10 और T12 टूट गई। बेयर, और डॉक्टर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, क्या मैं फिर से चल पाऊंगा, बताइए ना। और डॉक्टर्स ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बेयर से कहा, देखो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, तुम्हारी सर्जरी करना अभी पॉसिबल नहीं है, बेस्ट यही होगा कि हम वेट करें और तुम्हें रिकवर होने में देर है। बेयर पैरालाइज होते होते बचे थे। बेयर की बैक को सपोर्ट करने के लिए मेटल का एक बहुत बड़ा ब्रेस लगा है। दर्द इतना ज्यादा था कि बेड से 1 इंच हिलना भी बेयर के लिए मुश्किल था। एक्सीडेंट के 60 दिन बाद बेयर इस तरह बेड पर पड़े हुए थे, फिर बार बार सीन को अपने दिमाग में रिपीट कर रहे थे और खुद को कह रहे थे, तू कितना बड़ा गधा है, टाइमिंग करने की जगह तू पैराशूट को धीरे धीरे से लैंड कर सकता था या फिर टाइम पर रिजर्व लगाकर पैराशूट को खोल सकता था। एग्जिट के 90 दिनों बाद बेयर हॉस्पिटल से घर आ गए, बट अभी इनकी हालत सही नहीं थी। बेयर बेड पर पड़े पड़े यही सोचते थे, क्या मैं वापस आर्मी ज्वाइन कर पाऊंगा, क्या मैं वापस चल पाऊंगा कि नहीं। तभी इनकी नजर इनकी दीवार पर लगे माउंट एवरेस्ट के एक फोटो पर लगी। बेयर और इनके पापा का हमेशा से एक सपना था कि माउंट एवरेस्ट को वो क्लाइंब करें, बट बेयर एवरेस्ट चढ़ना तो दूर, इवन के खड़े होने की हालत में भी नहीं थे। तभी बेयर ने कुछ ऐसा कर दिया जो खुद उन्होंने भी नहीं सोचा था। पीठ पर मेटल ब्रेस लगे होने के बावजूद बेयर अपने बेड से उठे, किसी तरह गिरते पड़ते फोटो तक पहुँचे, इसे वाल से उतारा और खुद से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ना सिर्फ वापस अपने पैरों पर चलकर दिखाऊंगा, बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को भी क्लाइंब करूंगा। बट ये टारगेट बेयर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ब्रिटिश आर्मी ने तब तक एवरेस्ट पर कई मिशंस भेजे थे और इनमें सिर्फ एक मिशन सक्सेसफुल हुआ था और इवन के जो माउंटेनियर्स सक्सेसफुल भी हुए थे वो भी किसी तरह मरते मरते बचे थे। और इवन इस जर्नी में इन लोगों को अपने हाथ पैर की उंगलियां तक कटवानी पड़ गई थी। बट इसके बाद भी बेयर ने डिसाइड किया कि वो अपने और अपने बाप का सपना पूरा करेंगे और कई हफ्तों तक बेड पर पड़े रहने के बाद बेयर वापस से रिकवर होना शुरू हो गए।
बट तभी बियर को एक और झटका लगा। रिकवर होने के बाद बियर वापस से अपने आर्मी रेजिमेंट में जाते हैं, जहां डॉक्टर्स इन्हें बताते हैं कि बियर अनफॉर्चुनेटली अब से तुम पैराशूट जंप नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी स्पाइन वापस इंजर्ड हो सकती है और ना ही पीठ पर तुम ज्यादा वेट उठा सकते हो। बियर समझ गए थे कि इस इंजरी के साथ अब वो आर्मी में कंटिन्यू नहीं कर सकते। वो रेजिमेंट के कर्नल के पास गए और इनसे कहा, सर मेरा आर्मी में रहने का कोई मतलब नहीं, इस इंजरी के साथ मैं हार्डली यहाँ कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए रिजाइन करना ही सही है। बियर ने आर्मी से तो रिजाइन कर दिया, बट इनके पास ना कोई जॉब थी और ना ही कोई सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट ट्रिप के लिए जो लाखों रुपए होने चाहिए थे वो भी इनके पास नहीं थे। बियर के लिए माउंट एवरेस्ट इस वक्त डू एंड डाई मिशन बन चुका था। बियर के लिए फेल होने के दो ही मतलब थे, या तो एवरेस्ट जैसे खतरनाक माउंट पर इनकी डेथ हो, या फिर पूरी लाइफ बिना किसी जॉब, बिना किसी क्वालिफिकेशन के रहना और पूरी लाइफ एक फेलियर के कहलाना। बियर के एक आर्मी के फ्रेंड अपनी टीम के साथ एवरेस्ट पे जा रहे थे। बियर ने चुपचाप ये टीम ज्वाइन कर ली और अपने मिशन के लिए वो रेडी हो गए। बट अभी भी इनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एवरेस्ट जाने के लिए ऑलमोस्ट 50 लाख होने का खर्चा था और इतने पैसे इनके पास नहीं थे। अगले एक महीने तक उन्होंने कई लोगों को चिट्ठियां लिखी ताकि इन्हें स्पॉन्सरशिप मिल सके, बट हर जगह से वो रिजेक्ट हो गए। बट इसके बाद भी बियर ने हार नहीं मानी। एक के बाद एक 23 चिट्ठियां उन्होंने विजन ग्रुप के ऑनर सर रिचर्ड को भेजी, जो कि खुद इस तरीके के एडवेंचर मिशन करते थे, पर इसका जवाब इन्हें रिचर्ड से नहीं मिला। तो बियर ने डिसाइड किया कि मैं खुद सर रिचर्ड के पास जाऊं और इनको अपना प्रपोजल सुनाऊंगा। आखिरकार बियर ने सर रिचर्ड का एड्रेस निकाला। ठंड में रात 8 बजे इनके घर गए और वहाँ पर डांट खाने के बाद भी किसी तरह से उन्होंने इनके सिक्योरिटी गार्ड को चिट्ठी पकड़ाई और इतनी मेहनत के बाद भी बियर को सर रिचर्ड का कोई रिप्लाई नहीं मिला। बियर अपने ड्रीम को किसी भी तरीके से हासिल करना चाहते थे और तभी हुआ भी कुछ ऐसा। इन्हें अचानक से रोड पर साइकिल चलाते एक कंपनी दिखी जिसका नाम था डेविस लैंगडन एंड एवरेस्ट। बियर बिना कुछ सोचे अपनी साइकिल से नीचे उतरे, ऑफिस के अंदर गए और वहाँ के सेक्रेटरी से जाकर कहा, मुझे सिर्फ 2 मिनट आपके सीईओ से बात करनी है, प्लीज मेरी इनसे बात करवा दीजिए प्लीज। काफी देर तक इस औरत को कन्विंस करने के बाद बियर को सीईओ के ऑफिस ले जाया गया, जहां 2 लोगों ने इनके प्रपोजल को ध्यान से सुना और बियर के पैशन और ड्रीम्स को देख के उन्होंने बियर की स्पॉन्सरशिप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, सैकड़ों लेटर्स, और अब फाइनली बियर अब एवरेस्ट में जाने के लिए रेडी हो गए थे। बट अभी भी इनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। इनके सामने कई सारे चैलेंजेस थे। 1996 में खराब मौसम की वजह से 8 लोगों ने एवरेस्ट पर अपनी जान दे दी और ये एवरेस्ट तब तक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। बट इसके बावजूद बियर और इनकी टीम ने कई हफ्तों तक प्रैक्टिस की और अपने एक्सीडेंट के पूरे 8 महीने बाद मार्च 1998 में बियर अपनी टीम के साथ एवरेस्ट के बेस कैंप में था। ऊपर की कई हजार फीट की दीवार इनके सामने थी। ऊपर से 1998 में एवरेस्ट में डेथ रेशियो 6/1 थी, यानी एवरेस्ट में टॉप पर पहुंचने वाले हर 7 इंसान में से एक आदमी की वहां पर डेथ हो रही थी। वहां पर पहुंचते ही बियर की टीम लीडर ने इनको डायरेक्शंस दी, हम लोग हर रोज 10 से 11 घंटे की चढ़ाई करेंगे और वापस बेस कैंप पर आएंगे ताकि हम यहाँ की कंडीशन से यूज्ड हो जाएं। 7 अप्रैल 1998 को बियर ने अपनी टीम मैचनमा और मैक के साथ पहली बार एवरेस्ट को क्लाइंब करना स्टार्ट किया। इनका टारगेट था बेस कैंप से निकलकर ऊपर कैंप 1 तक जाना और वापस से बेस कैंप लौटना। जैसे ही बियर और इनकी टीम कैंप 1 के पास पहुंचती है, उन्होंने देखा कि वहां ऊपर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ियां और रस्सियां डैमेज हो गई और इनका कैंप 1 पर वापस आना इम्पॉसिबल था। बियर की टीम ने डिसाइड किया कि अब वो वापस बेस कैंप लौट जाएं और धीरे धीरे वो सभी नीचे उतरने लगे। कई घंटों तक चलने के बाद बियर काफी ज्यादा थक चुके थे और वो जल्द से जल्द बेस कैंप जाकर रेस्ट करना चाहते थे। बस अभी बियर के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने दोबारा एक्सपेक्ट नहीं किया। अपनी टीम में बियर सबसे आगे चल रहे थे और इनकी 2 टीम में इनके पीछे थी। तभी जिस बर्फ पर बियर चल रहे थे, इसमें से इन्हें कुछ आवाज आई। बियर ने नीचे देखा तो इनके पैरों के नीचे जमीन खिसक रही थी। बियर डर से बिल्कुल सुन्न पड़ गए और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, नीचे बेस में एक और बहुत बड़ा क्रैक हुआ और अगले ही कुछ सेकंड्स में बियर नीचे गड्ढे में गिर पड़े। गड्ढा इतना ज्यादा गहरा था कि बियर को नीचे कई हजार मीटर तक भी इसका एंड नहीं दिख रहा था। बियर गड्ढे के दोनों तरफ की वॉच से टकरा कर नीचे गिर रहे थे, बट तभी एक झटके के साथ वो गड्ढे के बीचों बीच रुके। बियर की बॉडी एक पतली सी रस्सी से अटैच थी, जिसके चलते वो पूरी तरह नीचे जाने से बच गए थे। बट इनके पास ज्यादा टाइम नहीं था। वो पतली रस्सियां कुछ ही सेकंड्स तक रोक सकती थी और बियर को इतनी चोटें आई थी कि वो कुछ सेकंड तक बेहोश हो गए। बियर ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बीमा मुझे बचाओ, जल्दी करो। बियर को ऊपर सिर्फ थोड़ी सी लाइट दिख रही थी और इनके नीचे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। बियर को पता था कि इनके पास सिर्फ कुछ ही सेकंड्स हैं, जिसके बाद ये रस्सी टूट जाएगी। फिर बियर ने अपने पैर को वॉल में फंसाने की कोशिश शुरू कर दी, बट बर्फ में इनका पाँव बार बार फिसल रहा था।
किसी भी सेकंड इनकी रस्सी टूट सकती थी। बट तभी बियर को फील हुआ कि कोई इन्हें ऊपर खींच रहा है। बियर, हम यही हैं, जल्दी से ऊपर आने की कोशिश करो। बियर ने ऊपर देखा। ऊपर मैक और नीमा की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आई थी। वो दोनों बियर को खींचने की कोशिश कर रहे थे। इस बार बियर ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों से गड्ढे की दीवार को सपोर्ट लिया और इनके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी इसकी मदद से वो धीरे धीरे ऊपर आ गए। इसके बाद नीमा और मैग ने इन्हें गड्ढे से बाहर खींचा। गड्ढे से बाहर निकलते ही बियर जमीन पर लेट गए और जोर जोर से कांपने लगे। इस वक्त बियर सिर्फ 23 साल के थे और ये दूसरी बार थी जब वो मरते मरते बचे थे। वो इतने ज्यादा डरे हुए थे कि वो कांपने लगे और 2 घंटे बाद जब इन्हें वापस बेस कैंप लाया गया तो बियर का कॉन्फिडेंस पूरे तरीके से खत्म हो चुका था। इनकी एल्बो एक टेनिस बॉल की तरह फूली हुई थी और इसमें इन्हें इतनी ज्यादा चोटें आई थी कि डॉक्टर्स ने इन्हें कुछ दिन तक रेस्ट करने के लिए कहा। बेहद डरे हुए थे, इनका कॉन्फिडेंस टूट चुका था, लेकिन फिर भी वो खुद से कह रहे थे बड़े गोल्स के रास्ते में चैलेंजेस आते रहते हैं और आगे जितने भी चैलेंजेस आएंगे मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ दिनों तक आराम करने के बाद बेयर ने वापस ऊपर क्लाइंब करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो कैंप 1 पर पहुंच गए और फिर कैंप 1 और फिर कैंप 2 पर और फाइनली इससे भी ऊपर कैंप 3 तक वो पहुंच गए। बेयर अब एवरेस्ट को समझ चुके थे और अपने फाइनल अटेम्प्ट में वो बेस कैंप से सीधा ऊपर जाने के लिए रेडी थे। बट तभी इनके सामने एक नहीं 2 और बड़ी मुश्किलें आई। कैंप 3 तक पहुंचने की अगली ही सुबह बियर बुरे तरीके से बीमार हो गए। वो बार बार उल्टियां कर रहे थे और इनके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। बेस कैंप में डॉक्टर्स ने बियर से कहा, बियर तुम्हें बहुत ही सीरियस चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है, अभी तुम एवरेस्ट के टॉप पर नहीं जा सकते, तुम्हें कुछ दिनों तक रेस्ट करना होगा। बट बियर के पास टाइम कम था और कुछ ही दिनों में इन्हें अपना मिशन कंप्लीट करना था। बट बियर चाहते हुए भी अब एवरेस्ट 1 पर नहीं पहुंच सकते थे। कुछ दिनों बाद बियर जैसे ही ठीक होने लगे तभी इन्हें एक और बुरी खबर थी। अगले कुछ ही दिनों में एवरेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जिसके बाद एवरेस्ट पर चलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। बियर अब भी बीमार थे, इनके पास टाइम काफी कम था। इस दिन पूरी रात बियर दुआएं करते रहे कि मुझे एक चांस मिल जाए, मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। तूफान माउंट के आसपास आ चुका था। बियर सिर्फ इस पहाड़ को देख रहे थे, तभी इन्हें खबर मिली, बियर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, आखिरी मूवमेंट में तूफान दूसरी तरफ मुड़ गया है, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, क्या तुम रेडी हो? ये हमारा लास्ट चांस हो सकता है। हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अगली ही सुबह बियर ने सुबह 10 बजे अपने फाइनल मिशन के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। बीमारी की वजह से बियर थोड़ा वीक महसूस कर रहे थे, बट मौसम ठीक होने की वजह से उन्होंने पूरी एनर्जी इस मिशन पर लगा दी और सिर्फ 5.5 घंटे में वो कैंप 3 पर पहुंच गए। बियर बार बार खुद से कह रहे थे, बियर इस बार कोई गलती नहीं करनी, पेशेंस से काम ले, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे और सिर्फ अपने अगले स्टेप पर ध्यान दे, तुझे टॉप पर पहुंचना ही होगा। बियर ने अपनी चढ़ाई जारी रखी और कुछ ही देर के बाद वो 26,000 फीट की ऊंचाई पर थे, जिसे एवरेस्ट का डेथ जोन कहा जाता है। यहाँ ऑक्सीजन इतनी कम थी कि यहाँ सिर्फ कुछ ही देर रहने से इंसान की मौत हो सकती थी और एवरेस्ट पर ज्यादातर लोगों की डेथ भी यहीं हुई थी। बियर के आसपास कई सारी डेड बॉडीज पड़ी थी, जिनकी कुछ साल पहले यहाँ पर डेथ हो चुकी थी। बियर को मन ही मन में बहुत डर लग रहा था। इनका माइंड बार बार डेथ जोन के खतरे पर डाइवर्ट हो रहा था। अगले 24 घंटे में वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लेने वाले थे, बट बियर खुद से कह रहे थे, देयर इज नो प्लान बी। बियर और इनकी टीम ने रात तक वेट किया और टॉप पर पहुंचने के लिए उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी। बियर थक चुके थे और ऑक्सीजन की कमी के साथ इनका चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। 17 घंटे की चढ़ाई के बाद फाइनल अब वो टॉप से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर थे। बियर से सिर्फ पहले 30 ब्रिटिशर्स ही यहाँ तक पहुँच पाए थे और इस मोटिवेशन के साथ और अपने एक्सीडेंट के 18 महीने के बाद बियर दुनिया के सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले माउंट पर चढ़ चुके थे। सिर्फ 23 साल की एज में बियर ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया। थोड़ा ही टाइम पहले जब बियर से पूछा गया कि 25 साल पहले जो आपका एक्सीडेंट हुआ था, क्या इसकी पेन आज भी आपको होती है? तो बियर ने सोशल मीडिया में ये फोटो दिखाई और कहा, हाँ आज भी हर रोज मुझे बहुत पेन होती है, लेकिन क्या करें, हर इंसान को अपने पेन से लड़ना पड़ता है। आई होप कि आप बियर की इस स्टोरी से बहुत मोटिवेट हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज। Meow.